हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट 2 में स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिट 2 में हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो गया है, बैंकिंग, भारत में बैंकिंग प्रणाली। जिसमें से हमने पहले प्राचीन काल के बैंक, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद वाले बैंक, और उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने देख लिए हैं। कुछ नोट डाउन करने के लिए कुछ चीज़ें थी जो कि एक वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो PYQs एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये और MPPSC, UPSC और MPPSC के जब प्रीलिम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कल हमने बैंकों का वर्गीकरण भी समझा था। बैंकों के वर्गीकरण में हमने देखा था कि गैर अनुसूचित बैंक जो RBI द्वारा किया जाता है बैंकों का वर्गीकरण, इसमें एक होता है गैर अनुसूचित और एक अनुसूचित होता है। अनुसूचित में दो होते हैं, वाणिज्यिक और सहकारी। 6 टाइप्स बताए थे। सहकारी में फिर दो होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं, फिर उसके फिर दो सब टाइप्स होते हैं, उसमें भी मैंने आपको 3 बताए थे पार्ट। तो आज हम उन्हीं बैंकिंग वर्गीकरण को आज अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं। तो वो बैंकें जो मैंने आपको बताया था कि RBI के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आती है, जो अपने मन से काम करती है, RBI के नियमों को ज़्यादातर फॉलो नहीं करती है उस तरह से, इसलिए उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत आता है कि RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी जितनी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और जितने भी बैंक हैं वो RBI की द्वितीय अनुसूची में शामिल जरूर होती है। द्वितीय अनुसूची में शामिल होना मतलब कि RBI एक्ट के द्वितीय अनुसूची में शामिल होना मतलब कि RBI की सारी पॉलिसी, सारे नियमों, कायदे कानूनों को पूरी तरह से पालन करना है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये गैर अनुसूचित बैंक, ये RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होती है। RBI से दैनिक बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति नहीं है। तो धन उधार नहीं ले सकती। RBI की अनुसूची में शामिल नहीं, RBI के नियमों का पालन नहीं कर सकती है, तो RBI से धन उधार भी नहीं ले सकती। इन्हें केवल अपना जमा और अपना निकालना, ये सारे अपने पैसे खुद ही मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। RBI द्वारा बनाए गए नियमों का कठोर पालन नहीं करती, नॉर्मली पालन कर लेती है पर कठोरता से पालन नहीं करती। स्वयं के पास CRR रखने की अनिवार्यता न कि RBI में जमा करती, मतलब कि स्वयं के पास रख सकती है। RBI के पास ना इनको कुछ जमा करना, ना CRR ना SLR कुछ भी जमा नहीं करती है, ठीक है। यहाँ रिस्क ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर कोई डायरेक्टरी बॉडी नहीं है। तो हो सकता है कि कभी भी लूट के हमें चली जाए, तो हम कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि RBI के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आती है। नहीं तो RBI के नियमों के अंतर्गत कहा जाता है कि मतलब कि जो भी बैंक अगर डूब भी जाती है, फिर पैसा भी एक हो जाता है, तो मतलब कम से कम 5 लाख रुपए तक वापस करने की ही गारंटी ली जाती है बैंकों के द्वारा। तो अब यहाँ पे तो ये बिल्कुल RBI के कानूनों का अच्छी कठोरता से पालन नहीं करती है। RBI एक्ट के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में शामिल भी नहीं है और RBI इनको उधार भी नहीं देता है। तो पूरी तरह से स्वचालित बैंक है, मतलब खुद ही चलाती है, खुद ही करती है। तो यहाँ पे हमें पैसा जमा करना थोड़ा कठिन होता है, यहाँ से मतलब लोन आसानी से मिल जाता है क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे मतलब कि ब्याज दरें काफ़ी उछलेंगी क्योंकि RBI के एक्ट के अंतर्गत तो ब्याज दरें RBI निर्धारित करता है। लेकिन इन बैंकों में RBI का कोई रेगुलेशन है नहीं, तो ये अपने हिसाब से ब्याज दरें लेंगे। लोन पे ब्याज दरें, तो यहाँ पे लोन मिलते हैं लेकिन बहुत महंगी महंगी ब्याज दरों पे लोन मिलते हैं आपको। और जो आपको सेविंग होती है उन पे अच्छा सा इंटरेस्ट रेट देते हैं, अच्छा मतलब ब्याज देते हैं आपको, ठीक है। तो ये होती है हमारी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिस पर RBI का बहुत कम कंट्रोल होता है, ठीक है, ना कि बराबर। अब आती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिस पे RBI का कंट्रोल अच्छा खासा होता है, और ये RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होती है सारी बैंकें, ठीक है। RBI से उधार लेने की अनुमति है, प्लस RBI द्वारा बनाए गए नियमों का कठोरता से पालन भी करेगी। और RBI से अगर इनके पास पैसा नहीं होता है और अगर इनको पैसों की ज़रूरत होती है तो RBI इनकी मदद करता है। RBI इनको उधार देता है लेकिन उनको नहीं देता था, आपको बताइए। CRR को RBI के पास जमा करने की अनिवार्यता है, तो ये CRR को किसके पास, RBI के पास जमा करती है। CRR SLR ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि ये CRR क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो कहते हैं इसको, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है इसको, जो जिसका कुछ परसेंट हमें सिक्योरिटी के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर पैसा सभी लोग जमा करेंगे आएंगे, सभी को अगर बैंक के लोन में दे देगी सारा पैसा, तो अगर कोई निकलवाने आया तो फिर उसको कहाँ से देगी। तो इस वजह से कुछ पैसा जो होता है ना वो RBI के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है, जैसे CRR, और कुछ अपने पास भी रखती है SLR के रूप में। तो सारी चीज़ें हम बाद में आराम से इत्मीनान से, जब इसका आएगा ना मौद्रिक नीति का टॉपिक, उसमें आराम से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और पैसा मुद्रा जमा करने में जोखिम कम होता है, क्योंकि जोखिम क्यों कम होता है, क्योंकि RBI के एक्ट के अंतर्गत ये मतलब 5 रहती है, तो यहाँ पे RBI रेगुलेट करती है, तो यहाँ पे जोखिम कम होता है और हमारा पैसा डूबने का खतरा भी कम होता है क्योंकि हम RBI के पास सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो ये होती है हमारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की। देखो यहाँ पे लिखा है 500 करोड़ रुपए कम से कम पूंजी होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट बैंक RRB के लिए शर्त नहीं होती है। पहले 5 लाख थी, मतलब कि आप कोई भी ऐसे तो कोई भी उठ के चलाएगा और अनुसूचित बैंक खोल लेगा, कोई भी बैंक खोलेगा, लेकिन बैंकों के लिए भी शर्तें लग दी गई कि अब 500 करोड़ से 500 करोड़ की खुद की बैंक की खुद की पूंजी होनी चाहिए पहले उस बैंक में, तब
जाके कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था बैंक खोल सकती है। पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक आपको पता है कि ये तो ऐसी बैंक है जो पेमेंट बैंक की तो ऐसा है कि जिसकी कोई शाखा नहीं है, तो उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है रखने की। और रीजनल रूरल बैंक जो होती है ना, आपको पता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खुद सरकार द्वारा खोली गई, तो उसमें भी ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेकिन जो भी नॉर्मल दूसरी बैंक अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई संस्था बैंक खोलती है तो पहले उसके पास 500 करोड़ की रुपये की पूंजी होनी चाहिए अगर उसको बैंक खोलना है। ये आरबीआई के एक्ट के अनुसार ये पॉलिसीज है कि आपके पास खुद की उसके अंदर जमा होनी चाहिए पूंजी। नहीं तो पता चला आपके पास पूंजी नहीं, आप लोगों को पैसा ले इकट्ठा कर ले और आपको उनको लोगों को बेवकूफ़ बना के करोड़ों का पैसा ठग के भाग चले जाए वहाँ से छोड़ के, तो फिर गारंटी के रूप में खुद तक मतलब अंदर पहले 500 करोड़ की पूंजी रखाई जाती थी। पहले एक शर्त तो 5 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब 500 करोड़ कर दी गई, क्योंकि बैंक हर कोई आदमी 5 लाख रुपए तो कोई भी इकट्ठा करके, जैसे कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए तो आप भी बैंक खोल दोगे और आपके पास यदि लोग जमा करने आएंगे काफ़ी ज़्यादा पैसा, तो हो सकता है कि आप उनको लेके मतलब कि यहाँ से विदेश चले जाओ, कुछ भी हो जाए, तो उससे तो जनता का पैसा खतरे में चला जाता है ना, जनता लूट जाए, मतलब देश की जनता को नुकसान होता है इससे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आरबीआई ने इसको बढ़ा के 500 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार हमें पता था। एक तो हमने देखा था कि एक तो तरफ थे वाणिज्यिक बैंक, एक तरफ थे सरकारी बैंक। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे वाणिज्यिक बैंक के बारे में। वाणिज्यिक बैंक मैंने आपको 6 प्रकार के बताए थे, सार्वजनिक, निजी देशी, निजी विदेशी और लघु वित्तीय बैंक और पेमेंट बैंक थे और रीजनल रूरल बैंक थे। ये 6 प्रकार मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो वही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें वाणिज्यिक बैंक में पहला टाइप कौन सा था हमारा, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक। ये कल्याण के लिए बने बैंक होते, ब्याज दर काफ़ी कम देते हैं, क्योंकि ये कल्याण के लिए क्यों होते, क्योंकि सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक मतलब कि सरकार के द्वारा खोले गए। अब सरकार कुछ भी चलाती है तो आपको पता है कल्याण के लिए लेके चलाती, उनका मकसद लाभ कमाना नहीं होता है, ताकि वो हमेशा कुछ कार्य कल्याण के लिए करती। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी स्कीम्स लाती, कुछ योजनाएं लाती, तो लोगों के कल्याण के लिए लाती है। सार्वजनिक से समझ जाना कि कल्याण के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाते हैं, तो 51% है, उससे अधिक हिस्सेदारी सरकार की होगी तभी ये गवर्नमेंट बैंक कहलाएगा। वर्तमान में इस प्रकार के कुल 12 बैंक है। सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ब्याज दर कम भी देते हैं, क्योंकि मतलब कि क्योंकि ये वेलफेयर की तरह कार्य करते हैं, तो ये कम ब्याज पे लोन भी देते हैं, तो लोगों को अपनी सेविंग्स ब्याज भी कम देते हैं। ठीक है, और 51% शेयर होल्डर किस गवर्नमेंट के होंगे। वर्तमान में इस प्रकार के कुल 12 ही बैंक है और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, वो एसबीआई है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं निजी वाणिज्यिक बैंक। ये लाभ कमाने के लिए बने बैंक होते हैं, ब्याज दर ज़्यादा देते हैं। जैसे कि लाभ कमाने के मकसद से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है निजी लोगों का मकसद क्या होता है, लाभ कमाना। उनको वेलफेयर से क्या मतलब, उनको तो अपने लाभ से मतलब है ना। बहुत सारे जैसे कि आपको पता है कि जो जैसे कि आप अपने आप को ले लो, खुद को, यदि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो मतलब आप आप कल्याण के लिए कार्य करोगे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करोगे। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस कंपनी, आप कोई प्राइवेट बिजनेस करते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने फायदे के लिए काम करोगे। तो ये निजी बैंक वाले निजी व्यक्ति होते हैं, प्राइवेट बैंक होता है एक तरह से ये, तो ये अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा काम करते हैं और लोगों के पैसों पर ये ब्याज भी अच्छा खासा देते हैं, रिटर्न उनको अच्छा खासा देते हैं, क्योंकि ये जो अपने लोन पे होता है उन पर ब्याज भी अच्छा खासा वसूल करते हैं। तो ये उनका लाभ का, क्योंकि वो ब्याज बहुत महंगी ब्याज दर पर लोन देते हैं और उन लोगों की सेविंग्स पे भी ब्याज अच्छा खासा देते हैं, ताकि मतलब इनको ना काफ़ी ज़्यादा ब्याज मिल जाता है ना, तो इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो उनका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग कंपनियाँ, इनको बैंक खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, ये 1949 के अधिनियम के तहत था। 51% है, उससे अधिक हिस्सेदारी इसमें किसकी होगी, निजी लोगों की होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति संस्था कोई भी निजी लोग हो सकते, गवर्नमेंट की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सार्वजनिक है ही नहीं। ठीक है, वर्तमान में इस प्रकार के कुल 21 बैंक है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा, एचडीएफसी बैंक होता है ना, वो सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, निजी बैंक। बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक नए बने हैं निजी वाणिज्यिक बैंक है, तथा आईडीबीआई बैंक जो पहले सार्वजनिक था उसे निजी वाणिज्यिक बैंक बना दिया गया। आईडीबीआई के बारे में आपको पूरी तरह से बताया था, है ना। तो ये पहला बैंक था जिससे सार्वजनिक था पहले, उसे निजी बना दिया गया, उसका निजीकरण किया गया था। तो मैंने आपको बताया था आईडीबीआई बैंक के बारे में। ठीक है, उसका भी अभी किया गया था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, और बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक जो होते हैं ना, ये ऐसे 2 बैंक है जो कि नए बैंक बने। आईडीबीआई का शायद 2017 वगैरह में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई था। मैंने आपको पूरी तरह से इसको बताया था, पहले गवर्नमेंट था, अब इसको निजी कर दिया गया है, इसका मैंने आपको बताया। अगर आप प्रॉपर क्लास करोगी, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको पहले का याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने आज गैर अनुसूचित बैंक देखा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देखा। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसे बोलते हैं, जिसमें आरबीआई का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता, उसका रेगुलेशन बिल्कुल काम नहीं करता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे पैसा जमा करने पे भी इंसान को खतरा होगा, क्योंकि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, तो पैसों को लेकर भाग भी सकते हैं। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मतलब कि जो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में आते हैं और आरबीआई के नियमों का पालन करते हैं, हर चीज़ मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे पैसा जमा करना भी ईजी होता है। ठीक है, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को कितना पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये लोकल बैंक होते हैं। ठीक है, तो अब हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था वाणिज्यिक बैंक और
और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक के सिक्स सब टाइप्स बताए थे, जिसमें से हमने 2 आज कवर की। जिसमें सबसे पहला क्या था, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक, जो कि सार्वजनिक से स्टेबस्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट चलाती है तो कल्याण के लिए चलाएगी, ऑब्वियसली कुछ भी योजनाएं वगैरह सब गवर्नमेंट चलाती है तो कल्याण के लिए चलाती है, ठीक है। तो इसमें 51% शेयर होल्डर किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होने चाहिए। तो वर्तमान में इस प्रकार के 12 बैंक और सबसे बड़ा बैंक SBI है हमारा, ठीक है। और निजी वाणिज्यिक बैंक, तो निजी लोग तो अब वह वेलफेयर के लिए चलाएंगे नहीं, कल्याण के लिए चलाएंगे नहीं, तो अपने पर्सनल लाभ के लेकर चलाएंगे। तो वो जो लोन देते हैं उन पर ब्याज भी अच्छा खासा वसूलते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है इस चीज़ में। और इसमें सिर्फ लाइसेंस, लेकिन ये निजी वाणिज्यिक बैंक हर कोई नहीं खोल सकता, उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कम से कम 5,500 करोड़ रुपए की पूंजी जमा होनी चाहिए, कि आपके खुद के बैंक में आपकी 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, तब जाके आप निजी वाणिज्यिक बैंक खोल सकते हैं, ठीक है। और 51% से अधिक हिस्सेदारी इसमें किसकी, निजी लोगों की होगी। वर्तमान में इस प्रकार के कुल कितने 21 बैंक रखे हुए हैं। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, HDFC बैंक है। और 2 नए बैंक अभी वर्तमान में बने हैं जो आपको याद रखना चाहिए, बंधन बैंक और IDFC बैंक जो है ना, वो ऐसे निजी वाणिज्यिक बैंक बने हैं पहली बार। और IDBI बैंक ऐसा बैंक है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, लेकिन उसका आप निजीकरण करके उसे निजी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था, ठीक है। निजीकरण क्यों किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक अब उतनी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उनका निजीकरण करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमने पढ़ लिया आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद ये जो 4 सब टाइप से है ना, उनको कल पढ़ेंगे। विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक और RRB और पेमेंट बैंक, ये चारों को बचे हैं, तो इनको हम कल अच्छे से कवर कर लेंगे। तो कल हमारा वाणिज्यिक बैंक वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें सरकारी बैंक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्लासेस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, बाय।